Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are again with you with the next chapter, that is vectors and equilibrium. So I hope you have revised the previous chapter. So we will proceed for the next topic, for the next chapter. But if you haven't revised the previous topics, then you should go for the revision. Then we will proceed for the next, because you will be unable to understand the situation and topics in this chapter if you haven't learned about the previous topics. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और एक दो जो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजीज होंगी उसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं उन सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, चाहे वो लेंथ हो चाहे मैस हो। फिर हमने वहां पिछले चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था कि या तो ये बेस होती हैं या ये डिराइव्ड होती हैं। लेकिन अब दूसरी बात एक और भी हमने कही थी कि हर फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होना जरूरी हैं, यानी कॉमन है। ईच फिजिकल क्वांटिटी हैज टू थिंग्स कॉमन, एक यूनिट और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ये हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जरूरी होता है। तब तक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेनेबल भी नहीं होती है जब तक ये उसके अंदर दोनों ना हो। अलबत्ता जो इसी की बेस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो मजीद कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जब डिफरेंस आता है तो दीज आर कैटेगराइज्ड एज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स और स्केलर्स आपको अच्छी तरह पता है वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में, लेकिन फिर भी एक रिव्यू दूंगा इसमें मैं। वेक्टर्स शॉर्टकट यूनिट और मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है। आप शॉर्टकट लिख सकते हैं दोज क्वांटिटीज विच नीड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। और इसकी एग्जांपल आपके पास वेलोसिटी हो गई, इसकी एग्जांपल आपके पास फोर्स हो गई, इसकी एग्जांपल आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। दूसरी क्वांटिटीज स्केलर्स वो होती हैं जिसको हम कहते हैं डोंट नीड डायरेक्शन। जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मैं इनको एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम अपने मजीद टॉपिक्स को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले सपोज मुझे यहां से इस्लामाबाद से ट्रैवल करना है और मुझे यहाँ से लाहौर जाना है और मुझे किसी चीज का कोई पता नहीं है। मुझे रास्ते में एक बंदा मिलता है और मैं उससे पूछता हूँ कि जनाब इस्लामाबाद यहाँ से कितना फासले पर है, और वो बताता है कि यहाँ से राउंड अबाउट 400 किलोमीटर है। अब मालूमात की हद तक तो ये ठीक है, 400 किलोमीटर है मुझे मालूम पड़ गया, मेरे लिए काफी हो गया कि यहाँ से 400 किलोमीटर है। लेकिन अगर मुझे वहां तक फिजिकली जाना है, मुझे ड्राइव करके वहां पहुंचना है, किसी न किसी सोर्स से मुझे पहुंचना है, तो मेरा अगला सवाल वहां से इस्लामाबाद से उससे यही होगा कि इन व्हाट डायरेक्शन आई शुड ट्रेवल। क्या मुझे ईस्ट में जाना चाहिए, मुझे वेस्ट में जाना चाहिए, मुझे नॉर्थ में जाना चाहिए, मुझे साउथ में जाना चाहिए? मुझे ये बताएं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर वो मुझे कह दे कि आपने यहाँ से
400 किलोमीटर सपोज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी बात नहीं कर रहा। अगर वो कह देगा कि 400 किलोमीटर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग इजी हो जाएगी और मैं बगैर किसी टेंशन के वहां तक पहुंच सकता हूं। तो हर वो क्वांटिटी जिसकी डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती है विदाउट डायरेक्शन, उस क्वांटिटी को, जैसे यहाँ लोकेशन यानी पोजीशन ऑफ लाहौर जो है वो मुझे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, कंप्लीटली मेरे लिए वाजे नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको दूसरा सवाल कर लिया। अब इसी तरह आप भी हर क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब हो रही होगी वो विदाउट डायरेक्शन, वो उसको आप स्केलर कहेंगे, और जो विच नीड्स डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शन की नीड पड़ेगी, वो आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर कहलाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसी के अंदर दो कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली, स्केलर्स और वेक्टर्स। अब आते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय टू मेथड्स। याद रखना है, वेक्टर को हमेशा दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक को कहते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरे वाले को कहते हैं सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल। इसके अंदर जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसको हम कहते हैं वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। दो किस्म की, इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, याद रखना है। हैंड राइटिंग में भी हो सकता है और आपको बुक्स में जो मिलेगा वो भी हो सकता है। अगर आप सबसे पहले आपने अगर हैंड राइटिंग में लिखना है तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ स्मॉल एरो ऑन दीज। जैसे एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेलोसिटी है, जब छोटा सा इसके ऊपर किसी भी सिंबल के ऊपर छोटा सा तीर का निशान, एक एरो डाल देंगे, ये इस तरह से आपके पास ये भी काफी है, तो उस वक्त ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेक्टर को। बट इन बुक्स इट इज रिटन इन बोल्ड। मसलन अगर आपका बुक में फोर्स लिखा होगा हैंड राइटिंग की बजाय, तो फिर ये फोर्स के लिए एफ जो लिखा होगा विद बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लिखा होगा। मसलन यूं एक्सेलरेशन भी बोल्ड किया होगा, वेलोसिटी भी बोल्ड की होगी। तो बुक्स के अंदर बहुत आसान होता है इसको ढूंढना, वेक्टर्स को, कि ये वेक्टर है या स्केलर है। सिंबल से आप उसको देखें, अगर उसकी सिंबल उसने बोल्ड की हुई है तो आप उसको एज अ वेक्टर ट्रीट करें, वेक्टर ले लें। और अगर उसकी सिंबल को उसने अलबत्ता हमारी बाज बुक्स जो हैं इसको फॉलो नहीं करते, जैसे आता है ऐसे लिखे जाते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा वहां पे मजीद तहकीक भी उसके बारे में कर लेनी चाहिए। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड। वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एरोहेड, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विच कंटेन्स एरो ऑन इट्स वन साइड। ये हमेशा जो है एक लाइन से शो करते हैं, जैसा ये है, और इसकी एक साइड पे एक छोटा सा एरो बनाया होता है। ये जो एक यहाँ पे याद रखना है कि ये मैं बनाऊंगा लेंथ ऑफ लाइन जो होती है, ये लाइन की जो लेंथ आपको शो कर रही है, यानी यहां से यहां तक, ये मैग्नीट्यूड हमेशा शो करती है। और जो आपके पास टिप होती है ये आपको हमेशा डायरेक्शन शो करता है। यानी वेक्टर्स जब भी आप ड्रा करेंगे तो आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली मीन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ,
किसी ग्राफ के मेथड से होगा। तो इस मेथड में आपने सबसे पहले क्या करना होगा, यू हैव टू ड्रा द लाइन विद एरोहेड। आपने एक लाइन एरोहेड की ड्रा करनी होगी और उस लाइन के अंदर सबसे पहले जो लेंथ ऑफ लाइन होगा वो आपके पास रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो उसकी जो डायरेक्शन होगी यानी टिप होगी वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगी। अलबत्ता यहाँ पर इसकी ड्राइंग के कुछ रूल्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको बाद में इश्यूज ना रहें, बाद में हम इसको इजीली डील कर पाएं। और फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इससे रिलेटेड हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने डायरेक्शन के लिए ये डायरेक्शन स्केल है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये सबसे पहले आपने ये लेना होता है, यानी आपने ये ड्रा। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। आपको कहा जाता है ये मैन travels 400 किलोमीटर towards ईस्ट। इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। मैं लिख नहीं सकता ये क्योंकि ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ। तो मैन ट्रेवल्स 400 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब आपको सबसे पहले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इससे क्लियर होगा। दूसरा काम आपने क्या करना होगा, आपने एक स्केल सेलेक्ट करना होगा, लेट करना होगा कि आपका जो 100 किलोमीटर है या जो भी है स्केल के ऊपर वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। मतलब आपकी 1 सेंटीमीटर की जो ग्राफिकल मेथड में लाइन होगी वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि अगर मैं 400 किलोमीटर ड्रा करूं तो मैं यहां से ड्रा करते हुए लाहौर पहुंच जाऊंगा, तो इट इज नॉट फिजिबल टू ड्रा दैट। तो इस वजह से इसको यूं किया जाता है। दूसरा काम आपने ये डायरेक्शन को देखना है। तो 400 किलोमीटर के लिए आपका कितना होना चाहिए, ये लाइन 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपने फिर उठाना है स्केल, प्रॉपर जो स्केल आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है, और आपने क्या करना है, सबसे पहले ये ईस्ट है तो आपने बेटा ये करना होगा कि आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर जो है और लिखना है 4 सेंटीमीटर, और तीर का निशान चूंकि ये ईस्ट की तरफ है यहाँ ड्रा करते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ ड्रा करते हैं तो आपकी मर्जी है। और ये आपका 4 सेंटीमीटर शो कर रहा होगा 400 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। एक और एज ए एग्जाम्पलरी केस यहाँ पे बताना चाहूंगा, जरा इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे बताते हैं 300 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब फिर वही बात है, किलोमीटर यहाँ पे मैं बार बार ले रहा हूँ, आप बड़ी यूनिट जो भी गिवन होगी उसको कहे। फिर मैं वही करने लगा हूँ, लेट किया मैंने कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 300 किलोमीटर जो मेरा होगा वो 3 सेंटीमीटर को कवर करेगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले वेस्ट की तरफ जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है और ये इसका तीर का निशान वेस्ट की तरफ आ जाएगा, और ये मेरी जो लाइन होगी ये मुझे शो कर रही होगी कि मेरी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ। नो नेक्स्ट आर सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वेक्टर्स, जिसमें हम नेक्स्ट लिखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर having one magnitude, इसको एक और शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, इसको पूरा अगर लिखना चाहें तो नोट कर लें।
vector having one magnitude and direction in the direction of given vector. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, मसलन ये वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी ही डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप के साथ। इसके ऊपर छोटा सा इनके ऊपर जब सैंपल इनकी लिखी जाती है तो इनके ऊपर छोटा सा कैप या हैट डाला जाता है, ए हैट, बी कैप, सी कैप, इसी तरह से इनके ऊपर छोटा सा कैप डाल के इनको लिखा जाता है। नेक्स्ट चीज इसमें इसी की इक्वेशन होती है कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपने निकाल लिया हो और उसके ओरिजिनल वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म पे उसको डिवाइड कर दें तो आपसे ये यूनिट वेक्टर निकल आता है। मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स आगे दूंगा, निकाल के दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर, एंड इसको मैं लिखता होता हूं वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड होता है इसका एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। इसके अंदर वर्ड ये जरूरी ऐड करना पड़ता है। आर्बिट्ररी मीन फर्जी डायरेक्शन होती है इसकी। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्ररी होती है, फर्जी होती है, वक्ती तौर पे होती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब वेक्टर ही नहीं है, जब ये मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर इसका कंसेप्ट कैसे लाया जाता है। तो हम एक बात बताता चलूं कि आपने पढ़ा होगा जब हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो हम दो वेक्टर्स को, सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर है, इनका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, आप ऐड करेंगे a प्लस माइनस ए तो ये आपका जीरो आएगा। ये जीरो जो वेक्टर की एडिशन से आएगा, ये इसको अगर हम सिर्फ जीरो कहेंगे तो ये रूल्स के हिसाब से ठीक नहीं होगा, इसलिए ये जीरो एज अ वेक्टर ट्रीट होता है, उसको नल वेक्टर कहा जाता है। तो बहुत जगह हमें प्रोडक्ट से, वेक्टर के प्रोडक्ट से, बाज दफा एडिशन से, बाज दफा उनकी जो सब्ट्रैक्शन होती है, कभी भी अगर जीरो रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वेक्टर्स के रिजल्ट से है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो खुद भी वेक्टर होता है, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। एक और चीज इसमें जो आपने करनी है, याद रखनी है, वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, या नेगेटिव क्या होता है। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर having same magnitude to given vector and opposite direction। ये बात बड़ी है, मैं इसका भी आपको नेक्स्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर के, मतलब मेरे पास ये वेक्टर ए है और मुझसे पूछा जाता है इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो जनाब वाला इसका नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल इसी के लेंथ का होगा, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, वो नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर ये बी है तो इसका जो माइनस बी होगा वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, उस वक्त ये आपका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर शॉर्टकट में इसको लिखा करता हूं, वेक्टर दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। लेकिन इसके साथ विद रेस्पेक्ट टू
जरूर लिखना होता है। ओरिजिन के लिहाज से किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन